नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका खबरी के खास एपिसोड में। जी हाँ, जहाँ हम बात करने आए हैं पूनम श्रोती जी से। ये वही पूनम श्रोती हैं जो कि प्रेसिडेंट अवॉर्डी हैं। बचपन से और अभी तक उन्होंने काफ़ी बीमारियों का सामना किया है, जिसमें कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ब्रेन हैमरेज और इस तरीके की अत्यधिक और काफ़ी ज़्यादा सीरियस बीमारियां हैं। लेकिन इनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। इन्होंने अपने आप से, अपने घरवालों के सपोर्ट से लड़कर इतना आगे आईं कि ये टॉप 100 वुमेन अचीवर्स में गिनी जाती हैं। ना कि सिर्फ टॉप 100 वुमेन अचीवर्स पर डबल एमबीए की डिग्री, एक जगह नौकरी और 2014 से एक ऐसा एनजीओ चला रही हैं जो कि दिव्यांगजनों के हित में ही काम करता है। उस एनजीओ का नाम है उद्दीप वेलफेयर सोसाइटी। तो आइए इसके आगे की चर्चा हम करते हैं पूनम श्रुति जी से। नमस्ते मैम। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे है, जैसा कि अभी हमें पता है कि एक उद्दीप वेलफेयर सोसाइटी करके एनजीओ चलता है आपका, उसके बारे में आप हमें कुछ और जानकारी दें और एक आम जनता उससे कैसे जुड़ सकती है उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करूँगी। उद्दीप सोशल वेलफेयर सोसाइटी ये पूरा नाम है। उद्दीप सोशल वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना मैंने 2014 में की थी। और सही बोलूँ तो कहते हैं ना कि आई एम नॉट द फाउंडर ऑफ द सोसाइटी, आई एम द इनिशिएटर ऑफ माई ड्रीम। मैंने अपने ड्रीम की शुरुआत की। ड्रीम एक ऐसा समाज बनाने की जहाँ पे सब समान है, एक इंक्लूसिव सोसाइटी जो उद्दीप सोशल वेलफेयर सोसाइटी है। ये डिसेबल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और रूरल डेवलपमेंट इन 3 क्षेत्रों में काम करती है। डिसेबल एम्पावरमेंट में बेसिकली वी वर्क फॉर अ इंक्लूसिव सोसाइटी, जिसमें हम शिक्षा के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और विकलांगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट में हम वुमेन की बेहतर एजुकेशन के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और इससे कैसे सब लोग जुड़ सकते हैं, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। इससे वो हर व्यक्ति जुड़ सकता है जो समाज का अपना हिस्सा समझता है, जो चाहता है कि समाज में कुछ अच्छा करे, एक कुछ बेहतर करके बेहतर समाज बनाए। वो सभी को मैं अपनी सोसाइटी में खुले दिल से वेलकम करती हूँ। मैम, जैसे आम जनता जुड़ना चाहती है तो उसका तो आपने रास्ता बता ही दिया। सरकार ने आपके उद्दीप सोशल वेलफेयर सोसाइटी को उसकी उड़ानें भरने में कितनी मदद करी है? बिल्कुल सही बोलूँ तो सरकार ने सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया है। अच्छे अच्छे अवार्ड्स देकर, 10 लोगों के सामने मेरा हौसला बढ़ाकर, मुझे अप्रिशिएट करके। पर सही बोलूँ, एक संस्था को चलाने के लिए जो होता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट, एक फाइनेंशियल सपोर्ट, वो सरकार की तरफ से अभी मैं वंचित हूँ। पर उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी सरकार अपना हाथ बढ़ाएगी और ये सहयोग देगी। हम भी उम्मीद करते हैं मैम कि बहुत जल्दी सरकार आगे बढ़ के आए। लेकिन सरकार ने एक योजना शुरू करी थी स्वच्छ भारत अभियान के साथ, जो कि थी सुगम्य भारत अभियान। सुगम भारत अभियान में उन्होंने बात करी थी कि दिव्यांगजनों के हित में बात करते हैं और दिव्यांगजनों के हित के लिए कुछ करते हैं। तो उससे भी आपको कुछ लाभ नहीं हुआ? सुगम भारत अभियान एक बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छी पहल थी सरकार की, जो कि स्वच्छ भारत अभियान और सुगम भारत अभियान के 2 अभियान एक साथ सरकार ने लॉन्च किए थे। बस सही बोलूँ तो सुगम भारत अभियान बहुत पीछे रह गया है और स्वच्छ भारत अभियान बहुत आगे बढ़ गया है। ये बहुत अच्छी बात है स्वच्छता की, और हम सबका ध्यान है, हम सब काम कर रहे हैं। पर सुगम भारत अभियान जो कि बेसिक नेसेसिटी है एक दिव्यांग की, अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, हमारे स्कूल, कॉलेज, हमारे ऑफिस, हमारे रोड, हमारे लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईच एंड एवरीवेयर, तो शायद एक विकलांग आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो एक नॉर्मल जीवन नहीं जी पाएगा। हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। अगर हम एक्सेसिबिलिटी पे ध्यान नहीं देंगे तो हम एक विकलांग के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जॉब करने का अधिकार, आज़ादी से जीने का अधिकार, ये सारे अधिकार एक विकलांग के जुड़े हुए हैं सुगमता के साथ।
अगर एक्सेसिबिलिटी होगी तो वो एजुकेशन अच्छी कर पाएगा, अगर एक्सेसिबिलिटी होगी तो जॉब कर पाएगा, एक सामान्य जीवन जी पाएगा। पर हमारी सरकार ने क्या किया, शायद सरकार ने भी, हमारी जनता ने भी स्वच्छता की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, और देना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। स्वच्छता हमारी बेसिक ज़रूरत है, बेसिक नेसेसिटी है। पर उसके साथ जब एक और चीज़ हमने लॉन्च की थी, वो पीछे क्यों रह गई? जैसे स्वच्छता अभियान के साथ होता है कि वो शहरों की रैंकिंग होती है, तो एक्सेसिबिलिटी के साथ क्यों नहीं होती? सुगमता अभियान के लिए भी अगर हर शहर की रैंकिंग कराई जाए तो मुझे लगता है हर शहर आगे बढ़ के पहल करेगा अपने शहर को एक्सेसिबल बनाने के लिए। तो यही मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप इस अभियान को पीछे मत ढकेलिए, इसको भी आगे लेकर आइए, इसका भी टाइम टू टाइम ऑडिट कराइए, इसका भी शहरों के बीच एक कंपटीशन कराइए, रैंकिंग कराइए, हर स्टेट के बीच, हर शहर के बीच। कहीं ना कहीं पूनम जी की एक दरकार है सरकार से कि भाई आपने जो एक योजना शुरू करी उसको भी काफ़ी ध्यान दिया जाए, उस पर भी ध्यान दिया जाए। मैम, अभी बीते कुछ सवालों में आपका शिक्षा के ऊपर एक वो आता है, और आपने जिस समय शिक्षा ली, कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से जूझ रही थी, पर फिर भी आप डबल MBA तक पहुंची। आपको क्या लगता है कि आप उस दौर से अभी में कुछ आसानियां आई हैं? जब मैंने शिक्षा ली थी, नो डाउट बहुत संघर्ष था। कोई भी स्कूल मुझे एडमिशन देने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि हर किसी के लिए मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसके हाथ टूट गए, पैर टूट गए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। पर मेरे पेरेंट्स ने आगे बढ़ के इसकी जिम्मेदारी ली। मेरी मॉम पूरे दिन स्कूल के बाहर बैठी रहती थी कि लड़की अंदर पढ़ाई कर रही है। उनका स्ट्रगल है, सारी चीज़ें हैं, और मेरा खुद का विल पावर कि मुझे पढ़ना है, तो मैंने अपने आप को भी उस तरीके से संभाल के रखा, कहीं मुझे चोट ना लगे, कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने भी पूरी शिक्षा की और मेरे माँ बाप ने भी सहयोग किया, और नो डाउट आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे टीचर्स इतने अच्छे मिले, मेरे क्लासमेट मुझे इतने अच्छे मिले कि सब ने आगे बढ़ के मेरा ध्यान रखा। पर तब की शिक्षा में और अभी के टाइम में बहुत अंतर है। ऐसा देखा जाए तो सरकार ने एक मैंडेटरी नाम बनाया है कि 3% रिजर्वेशन विकलांगों के लिए है स्कूल में। सरकारी स्कूल्स में तो ठीक है, रिजर्व का एडमिशन हो जाएगा, पर जो अच्छे स्कूल हैं जहाँ पे अच्छी शिक्षा मिल सकती है एक विकलांग को, वहाँ फीस इतनी ज़्यादा होती है कि एक नॉर्मल उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी हेल्थ इतनी महंगी होती है, उनके पेरेंट्स उनकी हेल्थ के एक्सपेंडिचर से और इतने जूझ रहे होते हैं कि वो शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पाते। पर अगर सरकार इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट करे तो शायद बहुत सारे बच्चे आगे आ सकते हैं। पर हाँ, एक और चीज़ मैं शायद कहूँगी कि कोविड का दिया हुआ वरदान है ऑनलाइन एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर निकल के अपनी शिक्षा स्कूल में जाके पूरी नहीं कर सकते, उनके खुद के चैलेंजेस हैं या उनके माँ बाप के चैलेंज हैं, वो रोज़ उन्हें स्कूल नहीं ले जा सकते। तो मैं कहूँगी कि कोविड का हमारा दिया हुआ एक वरदान है ऑनलाइन एजुकेशन। तो हम अगर इसको पूरी तरीके से डेवलप करें और ऑनलाइन एजुकेशन उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो एजुकेशन तक खुद स्कूल नहीं आ पा रहे लेने, तो शायद बहुत सारे डिसेबल एजुकेट हो जाएंगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इसी को लेते हुए मैंने एक अभियान की शुरुआत भी की है, समानता एजुकेशन फॉर ऑल, और इसके ज़रिए मैं बहुत से बच्चों को ऑनलाइन जोड़ रही हूँ, उन तक एजुकेशन पहुँचा रही हूँ। तो जैसा कि आपने खुद ने भी एक इनिशिएटिव उठाया है बच्चों को एजुकेट करने का, मैम इसी तरीके का अगर और भी कोई आपका आगे आने वाला प्लान हो जिसके बारे में आप जनता को बताना चाहें, और आप चाहती हो कि जनता जितनी ज़्यादा उस चीज़ से जुड़ सके, और ना कि सिर्फ जनता, सरकार भी उसका एक हिस्सा बनेगी तो अच्छा होगा। मैं जनता को अपने 2 अभियान के साथ जोड़ना चाहती हूँ। पहला हमारा जो मैंने सुगमता की बात की, एक्सेसिबिलिटी, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। सिर्फ आप अपने बारे में न सोचें, समाज का हर वो व्यक्ति जो इस दुनिया में है वो आपका ही हिस्सा है, आपकी फैमिली का हिस्सा है, तो आप उसके बारे में भी सोचें। आप किसी भी जगह जा रहे हैं,
चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या पब्लिक प्लेस हो, कोई भी। अगर आपको लग रहा है कि वो स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पे कोई डिसेबल या ओल्ड एज पीपल यहाँ नहीं आ सकते आसानी से, तो आप प्लीज़ उसको लेकर आप बताएं, अपनी आवाज़ उठाएं। और आवाज़ उठाने का अगर मैं एक जरिया बताऊं तो आप ये चीज़ मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। आप उसकी पिक क्लिक करें और मुझे मेल करें या मेरे सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करें डिमांड फॉर एक्सेसिबिलिटी करते हुए। मेरा दूसरे जिस चीज़ के साथ मैं लोग को जोड़ना चाहती हूँ, जब मैंने बात की सिविक सेंस, हमारी सोसाइटी, हमारा भारतीय कल्चर सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जाना जाता है? अपने मॉरल वैल्यूज़ के लिए, अपने सिविक सेंस के लिए। पर जहाँ तक आज की दुनिया है, इस कंपटीशन के ज़माने में एक दूसरे से आगे निकलने के होड़ में हर कोई अपने सिविक सेंस, मॉरल वैल्यूज़ को भूलता जा रहा है। एक सेंसिटिविटी से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो कृपया करके आप अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों में कुछ बेसिक एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ और सेंसिटिविटी को जगाएं और इसकी पहल करें। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये बहुत सही बात है कि हम लोग सब सेंसिटिविटी से काफ़ी ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। तो मैम, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने खाली टाइम में क्या करती हैं, क्योंकि काम की तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। सही बोलूँ तो मैं अपने आप को खाली टाइम कभी देती ही नहीं हूँ। मैं अपने आप को इतने सारे कामों में बिजी रखती हूँ कि मुझे कभी खाली टाइम का मौका नहीं मिलता। कभी कुछ पढ़ने में, कभी कुछ नया अभियान क्रिएट करने में, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने में, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। पर इसके बाद भी अगर मुझे कभी गलती से खाली टाइम मिल जाए तो मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना बड़ा पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो जैसा कि आपने अभी जाना कि पूनम श्रोती जी क्या चाहती हैं आम जनता से, और ना कि सिर्फ आम जनता से पर उनकी सरकार से क्या शिकायतें या निवेदन है, कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए जो कि अपने साथ काफ़ी परेशानियों को साथ लेकर चलता हो, लेकिन कभी भी उन्हें उदास होने का मौका ना मिले अपने काम की वजह से, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और अगर आप लोग भी पूनम श्रोती जी से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। आप वहाँ पे देखें और उनसे जुड़े जितना ज़्यादा हो सकता है। ना कि सिर्फ, मुझे लगता है कि ना सिर्फ ये पूनम श्रुति जी का अकेला इनिशिएटिव होना चाहिए, पर हम सबको साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे ही किसी व्यक्तित्व से मिलने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। धन्यवाद।